सेक्शन 7.2 सूडो कोड। इस लेसन में हम सूडो कोड के बेसिक ऑपरेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सूडो कोड किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, सूडो कोड होता गया है, उसमें बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे। सूडो कोड इज बेसिकली अ डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता है आपका जो आप स्टेप बाय स्टेप आप एक प्रोसीजर लिखते हो, अपना सोल्यूशन लिखते हो, उसके एक एक स्टेप्स डिफाइन करते हो, किस सीक्वेंस में लिखेंगे, कौन कौन से आप स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, उनकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। इट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम एंड क्लियर एंड कंसाइज वे। इसमें सारे स्टेप्स बिल्कुल क्लियर होते हैं और कंसाइज मीन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं होती इसमें। मतलब आप डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा इंग्लिश वगैरह इसमें नहीं लिखते, आप टू द पॉइंट सिर्फ इसमें स्टेप्स लिखते हैं। इट इज नॉट बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कोई सिंटेक्स मीन्स कोई आपके ग्रामेटिकल आपके जो इसमें रूल्स नहीं होते इतने ज्यादा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। और इसमें डिफरेंट प्रोग्रामर्स डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं सूडो कोड लिखने का, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है सूडो कोड का। हम सिर्फ वो यूज करेंगे जो कैम्ब्रिज में फॉलो होता है, तो हम उसी मेथड को सूडो कोड के मेथड को फॉलो करेंगे। इट लुक्स लाइक अ प्रोग्रामिंग कोड, ये दिखने में बिल्कुल प्रोग्रामिंग कोड की तरह होता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सूडो कोड है उसमें आप जो वैल्यू स्टोर करोगे, जो भी वैल्यू आप यूज करेंगे उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो हमारे पास कांस्टेंट होगा या आपको वेरिएबल होगा। कांस्टेंट जैसे कांस्टेंट का मतलब ही वही होता है जो चीज एक स्टेबल होती है, तो कांस्टेंट की डेफिनेशन भी वही है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम जिस वक्त रन हो रहा होगा उसके दौरान कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप प्रोग्रामिंग के करते हुए आप कांस्टेंट की वैल्यू जो भी सेट करेंगे वो वैल्यू वही रहेगी, वो वैल्यू बाद में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आपकी वो चेंज नहीं होगी। सो कांस्टेंट हम बेसिकली वो यूज करते हैं कुछ ऐसी वैल्यूज जो कि बिल्कुल फिक्स होती हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स हैं, आपके पास पाई की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, और इसके अलावा अगर वैसे भी अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है, फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स जो आपके होते हैं वो आपके फिक्स्ड होते हैं, तो इस तरह की वैल्यूज को हम कांस्टेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल पाई इज इक्वल टू 3.14। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल। वेरिएबल इज बेसिकली whose value can be changed during execution of the program, कि जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उस दौरान उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंट विड्थ इज इक्वल टू 10, यहाँ पे विड्थ आपका वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आगे जाके कहीं पे भी आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विड्थ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 1 करते हो तो उसकी वैल्यू 10 के बाद 11 हो जाएगी। सो वेरिएबल्स वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जितने भी सूडो कोड आगे लिखेंगे उसमें हम वेरिएबल्स हमारे लाजमी होते हैं। कांस्टेंट is specific to the application, specific to the problem। वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि कांस्टेंट यूज होंगे या नहीं होंगे। ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं इनके जो नाम होते हैं, जैसे विड्थ यहाँ पे हमने इसका नाम रखा हुआ है, इसका नाम आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो रूल्स अभी देखते हैं। रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स। रूल्स देखते हैं कि आप वेरिएबल का जो नाम रखेंगे उसमें कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं। The first one is it must begin with a letter or underscore। आप इसको लेटर से स्टार्ट करोगे, किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल आप सम 1 लिखते हैं तो दैट इज ओके, लेकिन अगर आप 1 सम लिखेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। या आप उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम उसको लेटर से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वन इज स्पेशल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा आप इसमें वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। Then reserved words such as if, for, else, etc. cannot be used as variable name। Reserved words वो words होते हैं जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने words होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड रखती है जिसके अपना पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ का अपना पर्पस है, कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एक लूप का नाम है, ये हम लूप के लिए यूज करते हैं। सो इस तरह के वर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। देन ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ वेरिएबल। बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो वेरिएबल नेम में स्पेस दे देते हैं। बहुत बेसिक मिस्टेक है,
और तो इस तरह की मिस्टेक जो है वो उसको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। आप वेरिएबल नेम अगर आपने दो वर्ड्स अगर ज्वाइन करने हैं तो आप उसको अंडरस्कोर से ज्वाइन कर सकते हो, या उसको ज्वाइन विदाउट स्पेस अगर करें तो सेकंड जो आपका वर्ड होगा उसको आप उसको कैपिटलाइज कर दें। फॉर एग्जाम्पल टोटल मार्क्स को ज्वाइन करके टी को कैपिटल कर दें और मार्क्स के एम को कैपिटल कर दें, तो इस तरह से आप वेरिएबल नेम जो है वो आप यूज कर सकते हो, ब्लैंक स्पेसेस नहीं देंगे। इनपुट स्टेटमेंट, जितने भी हम सूडो कोड यूज करते हैं या लिखेंगे भी आगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें यूजर से वैल्यू लेनी पड़ती है। तो यूजर से जब आपने वैल्यू लेनी होगी तो आप उसके लिए इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे। आपका प्रोग्राम चल रहा है, कहाँ पे यूजर से वैल्यू लेनी है वहां पे आप इनपुट स्टेटमेंट यूज करोगे। जब भी इनपुट स्टेटमेंट आप यूज करते हैं तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहां पे पॉज हो जाती है। जब यूजर वैल्यू एंटर करता है तो उसके बाद आपका प्रोग्राम आगे चलना शुरू होता है। So input statement is used to take value from the user during execution of the program। मतलब आपका प्रोग्राम आपका रन हो रहा होगा, उसके दरम्यान में प्रोग्राम आपका पॉज होगा, यूजर वैल्यू एंटर करेगा, उसके बाद आपकी वो वैल्यू आगे चलेगी। यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो किसी न किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करनी होती है, तो इसलिए इनपुट स्टेटमेंट के साथ वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी है। इट कैन इंक्लूड द प्रॉम्प्ट मैसेज। अब क्योंकि आप यूजर से वैल्यू ले रहे हो तो आप उसको एक मैसेज भी डिस्प्ले करोगे कि उसने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल आप उसमें लिखोगे, अगर आपने यूजर से मार्क्स लेने हैं तो आप उसमें लिखोगे एंटर योर मार्क्स। अगर कोई नंबर लेना है तो आप लिखोगे एंटर एनी नंबर। तो प्रॉम्प्ट मैसेज दैट इज इंपॉर्टेंट स्पेशली इन कैम्ब्रिज पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे क्योंकि आपका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें स्पेशली मेंशन्ड होता है कि आपने प्रॉम्प्ट मैसेज देने। सिंटैक्स मतलब जनरल रूल इनपुट स्टेटमेंट लिखने का क्या है, आप इनपुट लिखोगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में प्रॉम्प्ट मैसेज हम लिखते हैं, कॉमा के साथ उसको सेपरेट करते हैं और फिर आप वेरिएबल नेम लिखते हो। तो ये प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले होगा, फिर यूजर वैल्यू एंटर करेगा और यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जो भी आप यहाँ पे इस इनपुट स्टेटमेंट में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनपुट एंटर योर नेम एंड नेम, इसमें ये मैसेज डिस्प्ले होगा, फिर यूजर कोई भी नाम एंटर करेगा, वो जो भी नाम एंटर करेगा वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी दे सकते हो, प्रॉम्प्ट मैसेज नॉट कंपलसरी, लेकिन ये है कि हमारे लिए कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉम्प्ट मैसेज इज इंपॉर्टेंट, तो इसकी थोड़ी सी हैबिट आप लोग डाल लें कि जैसे ही आप जब भी इनपुट स्टेटमेंट यूज करें तो आप उसमें प्रॉम्प्ट मैसेज लाजमी इंक्लूड करें। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, सूडो कोड लिखते हो, उसका कोई ना कोई आउटपुट जरूर होता है, तो जो भी आपके जो रिजल्ट्स होते हैं उसको अपने यूजर को डिस्प्ले करना होता है, तो उसके लिए हम आउटपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए यूज करते हैं। हम उसको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, लेकिन कैम्ब्रिज में इस तरह का कोई भी हमारा वो सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसको फिलहाल इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ आउटपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज फॉर द आउटपुट। आप आउटपुट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादातर जो जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज होती है। सो जहां पे प्रिंट लिखा होगा इसका मतलब है कि इट इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, वो इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए यूज होगा। प्रिंट स्टेटमेंट में आप कोई स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो। स्ट्रिंग मींस कोई भी प्रॉम्प्ट मैसेज है, जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स में आप जो भी मैसेज लिखोगे वो एज डिस्प्ले होगा। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, किसी वेरिएबल की वैल्यू आप डिस्प्ले कर सकते हो। रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी आपका फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, तो वो आप पूरा का पूरा फॉर्मूला उसका रिजल्ट जो है वो आपका डिस्प्ले कर सकते हो, या इनका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स इसके कुछ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट नेम, सिंपल आपका नाम डिस्प्ले कर देगा। प्रिंट इंटर योर नेम, ये पूरा ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट मैसेज है, सिर्फ ये मैसेज डिस्प्ले होगा। योर नेम इज, अब ये देखें जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है वो एज इट इज ऐसे ही डिस्प्ले होगा। योर नेम इज डिस्प्ले होगा यहाँ पे, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपने वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जांपल इफ नेम इज अली, तो ये डिस्प्ले होगा योर नेम इज अली। नेक्स्ट वन इज प्रिंट एक्स प्लस वाई, ये एक एक्सप्रेशन है, एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले करेगा। तो आउटपुट स्टेटमेंट में डिफरेंट वेरिएशंस है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसको यूज करते हैं।
मैथमेटिकल और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जितने भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो यूज करते हैं, आप सूडो कोड या प्रोग्रामिंग में आप ऑपरेटर्स कैसे सिंबल्स यूज करेंगे। थोड़े से सिंबल्स डिफरेंट हैं जो हम डेली लाइफ मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। अभी जरा उसका टेबल देखते हैं। ये मेरे पास ऑपरेटर्स की लिस्ट है। प्लस इज यूज फॉर एडिशन, एग्जांपल जैसे 5 + 8, ये तो सिंपल वैसे ही जैसे हम मैथ्स में यूज करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे माइनस का या हाइफन का साइन हम यूज करते हैं, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक यूज होगा। नाउ इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। मल्टीप्लाई के लिए क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम क्रॉस का साइन डाल देते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सूडो कोड में, प्रोग्रामिंग में जब भी आप यूज करेंगे तो आप स्टैरिक का सिंबल यूज करेंगे। एंड सिमिलरली फॉर डिवीजन आप लोगों ने स्लैश यूज करना है। आप लोगों ने वो, जैसे हम उसको फ्रैक्शंस में लिखते हैं डिवीजन के लिए, वैसे आप लोगों ने डिवीजन नहीं करनी। डिवीजन के लिए आप स्लैश यूज करो। देन पावर के लिए, अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी का क्यूब लेना है, स्क्वायर लेना है, किसी की पावर 4 लेनी है, उसके लिए आप ये हैट सिंबल यूज करेंगे। और एग्जांपल्स आप जैसे 8 पावर 2 के लिए आप 8 और वो हैट सिंबल एंड देन 2 लिखेंगे। इसके अलावा आप ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं ग्रुपिंग के लिए। आपने अगर प्रेसिडेंस को चेंज करना है, कि बिकॉज वैसे तो ये डी मैथ्स ही यूज करता है, पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर आप लोग उसका प्रेसिडेंस चेंज करना चाहते हो तो फिर आप ग्रुपिंग के लिए ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं जब जहां पे आप लोगों ने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है। तो कंडीशंस वाला कंपैरिजन ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल यूज इस लेसन में इंक्लूड नहीं किया मैंने, बिकॉज इस लेसन में हम सिर्फ बेसिक सूडो कोड देखेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होंगी, वहां पे हम इसका प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं, उनके लिए सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं। सो ये कंप्लीट टेबल है जिसमें ऑपरेटर्स आपको गिवन है, वो ऑपरेटर एक्शन कौन सा परफॉर्म करता है और उसकी एक एग्जांपल है। एग्जांपल्स फिलहाल अगर समझ नहीं आती तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में जहां पे कंडीशनल ऑपरेटर्स आपके यूज होंगे, वहां पे आपकी इफ स्टेटमेंट और ये सारा कुछ मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ। नाउ ऑपरेटर इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये तीनों वही सिंबल्स हैं जो हम डेली लाइफ मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। और फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन के लिए हम राइट एंगल ब्रैकेट यूज करेंगे, लेस देन के लिए हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट यूज करेंगे, इक्वल टू के लिए आप इक्वल का साइन यूज करते हो। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डबल इक्वल भी यूज होता है, तो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज करेक्ट। आप सिंगल इक्वल भी यूज कर सकते हैं। फोकस आपने जो करना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिकॉज ये सिंबल्स हमारे डेली लाइफ मैथमेटिक्स से डिफरेंट है। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आप पहले ग्रेटर का साइन डालोगे, फिर इक्वल का साइन डालोगे, क्योंकि जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, ग्रेटर के नीचे हम स्लैश लगा के ग्रेटर देन इक्वल टू का, वो वाला सिंबल कीबोर्ड पे नहीं होता, तो आप प्रोग्रामिंग के दौरान उसको टाइप नहीं कर सकते। तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आप पहले ग्रेटर का साइन फिर इक्वल का साइन यूज करेंगे। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू के लिए पहले लेस देन का साइन देन इक्वल का साइन। नॉट इक्वल टू के लिए मैथ्स में जो हम यूज करते हैं, इक्वल के ऊपर एक लाइन लगा ड्रॉ करके, वो वाला कीबोर्ड पे सिंबल नहीं होता। सो दैट्स व्हाई नॉट इक्वल टू के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, दोनों साइन एक साथ यूज करें। एंड और नॉट हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं, एंड और। वो नॉट जो है वो किसी भी कंडीशन को निगेट करने के लिए यूज होता है, मतलब उसका ऑपोजिट करने के लिए। तो नॉट ऑपरेटर तो कहीं पे भी यूज नहीं होगा हमारे पास, लेकिन एंड और हम यूज करते हैं। एंड मींस बोथ, मींस दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए। आपके पास ग्रेड इज इक्वल टू 12 और सैलरी इज लेस देन 1000, ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो फिर ही आपका वो, उसको ट्रू कंसिडर किया जाएगा। एक भी फॉल्स है तो फॉल्स कंसिडर होगा। और के केस में आइदर, आइदर मींस दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रू। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स है जो कि हम सूडो कोड में यूज करेंगे। असाइनमेंट स्टेटमेंट, सूडो कोड या प्रोग्रामिंग में हम जितनी भी वैल्यूज यूजर से लेंगे या खुद असाइन करेंगे या कैलकुलेशन के दौरान ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जनरेट हो रही हैं, वो आपने कहीं ना कहीं पे स्टोर करनी होती है। स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स यूज करते हैं या कांस्टेंट यूज करते हैं, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अब वैल्यू किसी भी कांस्टेंट को देने के लिए या वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट स्टेटमेंट्स यूज करते हैं।
So assignment statement is used to assign value to a variable or an array. आप array को वैल्यू असाइन कर सकते हो, वेरिएबल को कर सकते हो. array का अलग से पूरा सेक्शन है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. वेरिएबल हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. असाइन करने के लिए आप बैक एरो यूज करते हैं या इक्वल का ऑपरेटर यूज करते हैं. सो इट इज यूज्ड टू बेसिकली असाइन वैल्यू टू एनी वेरिएबल. वैल्यू कैन बी असाइन डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल आप सम इज इक्वल टू 0 करो, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दो. ये हम इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं या कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं. आपको वैल्यू जब पहले से पता हो या आपने किसी वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देनी हो तो फिर हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं. इट कैन बी असाइंड यूजिंग एन एक्सप्रेशन, या आप उसको एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हो. फॉर एग्जांपल सम इज इक्वल टू सम प्लस नम आपने कर दिया तो ये एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस नम का, और उसका जो रिजल्ट होगा वो सम वेरिएबल में स्टोर होगा. सो दोनों तरीकों से हम इसको वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. अभी तक हम लोगों ने सूडो कोड की बेसिक डेफिनेशन देख ली. हमने उसमें जो इनपुट एंड आउटपुट कैसे करते हैं वो स्टेटमेंट्स देखी, और हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे. अब हम लोग इसमें उसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे. बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा. सूडो कोड को लिखा कैसे जाता है वो मेथड एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज आमतौर पे टीचर्स भी जो मिस्टेक करते हैं वो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन सूडो कोड के स्टेटमेंट को एनालाइज करना और उसके बाद उससे सूडो कोड जनरेट कैसे किया जाता है ये नहीं बताते. तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर दूं, आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बता दूं जिससे एक सूडो कोड लिखा जाता है. और जो हमने इससे पहले प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एनालिसिस पार्ट किया था उसकी भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. एनालिसिस के बाद डिजाइन होता है. सूडो कोड इज पार्ट ऑफ द डिजाइन स्टेज. तो हम एनालिसिस और डिजाइन दोनों स्टेजेस इसमें कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से कवर कर लें. एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल है, राइट अ सूडो कोड टू इनपुट रेडियस ऑफ अ सर्कल, कैलकुलेट्स इट्स एरिया एंड सर्कमफेरेंस टू एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. तो इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, आपने सबसे पहले इसको एनालाइज करना है. एनालाइज में आप स्टेटमेंट में सबसे पहले वो चीजें आप हाईलाइट करेंगे, आप उसको पेपर में अंडरलाइन कर सकते हो और हाईलाइट करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, उस आपकी डिमांड क्या क्या है क्वेश्चन की. सबसे पहले आप इसमें देखेंगे हम लोग, उसने क्या पूछा, इनपुट रेडियस ऑफ द सर्कल, कि आपने सर्कल की का जो रेडियस है उसकी वैल्यू आपने यूजर से लेनी है. देन आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है, आपने एरिया का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आपने रिजल्ट को डिस्प्ले करना. तो ये जब चीजें आप हाईलाइट कर लोगे तो आपको ये पता होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. मार्किंग स्कीम भी अगर आप जब इसकी बनेगी तो ये 4 मार्क्स का बनेगा. तो इन 4 स्टेप्स का एक एक नंबर भी होगा. तो आपको थोड़ी सी मार्किंग के अकॉर्डिंगली भी अपने आंसर को डिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है. तो सबसे पहले आप एनालिसिस करोगे. एनालिसिस आपने पेपर में नहीं मतलब लिखना नहीं होता, आप इसको रफ में कर सकते हो. आपके पास ब्लैंक पेजेस अवेलेबल होते हैं, तो आप सबसे पहले रफ में उसको एनालाइज कर लें. एनालिसिस में सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपका रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है. तो ऊपर चारों में से आप अगर इसमें देखें तो हम लोगों ने डिस्प्ले द रिजल्ट लिखा हुआ है. दो चीजें हमने इसमें करनी है, एरिया और सर्कमफेरेंस. तो आप एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आप लोगों के पास आउटपुट है. नेक्स्ट आप लोगों ने इसमें देखना है कि कैलकुलेशन और फॉर्मूला, कि ये आउटपुट जनरेट कैसे होगा, फॉर्मूलाज कौन कौन से अप्लाई होंगे. तो ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास, एरिया का पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर. अब इनमें देखें, ये जो फॉर्मूलाज आपके पास आ गए, इनमें आपने देखना है कौन सी वैल्यू आपके पास गिवन है, कौन सी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है. गिवन वैल्यू इज नोन, मतलब जो वैल्यू आपको पता है इस फॉर्मूला में वो पाई की वैल्यू है, विच इज 3.14 या 22/7, जो भी आप इसमें यूज करना चाहें कर सकते हैं. अब इसमें आर की वैल्यू हमारे पास नोन नहीं है, तो ये वाली वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है. तो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज होती है वो हम यूजर से लेते हैं, जो वैल्यू हमें खुद से पता होगी वो हम खुद से असाइन करेंगे. सो यहां तक आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है. आपको ये पता चल गया कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, आपने फॉर्मूलाज कौन से यूज करने, कौन कौन सी वैल्यूज नोन है और कौन सी वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड है. उसके बाद आप इसका सूडो कोड लिखना शुरू करेंगे. नाउ सूडो कोड जब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यूज नोन है उस स्टेप से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एनालिसिस हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होता है. नोन वैल्यूज को आप पहले लिखोगे, पाई इज इक्वल टू 3.14,
ना पी आई मैंने एक वेरिएबल यूज किया, आप इसको कांस्टेंट भी कर सकते हो। देन जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो हमने यूजर से लेनी है। यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ द रेडियस, प्रॉम्प्ट मैसेज है इन्वर्टेड कॉमर्स में, और उसके बाद वेरिएबल जो यूज किया वो हमने रेडियस यूज किया। तो यहां तक हमने पाई की वैल्यू असाइन कर दी, रेडियस की वैल्यू हमने यूजर से ले ली, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला लगाना। एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस। स्क्वायर के लिए मैंने यूज किया, आप हैट सिंबल डाल के 2 भी यूज कर सकते हो, दोनों आपके वैलिड है। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 स्टेरिक पाई स्टेरिक रेडियस। अब देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक यूज होता है, मैंने पहले भी कहा था, ध्यान रखिएगा क्रॉस का सिंबल नहीं डालना है इसमें, वो क्योंकि हमारी हैबिट होती है मैथ्स में यूज करते हुए, तो हम यहाँ पे भी वो लिख देते हैं, तो इस तरह की मिस्टेक आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी। सो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, सर्कमफेरेंस का लगा दिया। एक चीज और अगर आप नोटिस करें तो मैंने कहीं पे भी शॉर्ट वेरिएबल नेम यूज नहीं किए। मैं रेडियस के लिए आर भी यूज कर सकता था, पाई एरिया के लिए ए यूज कर सकता था, लेकिन मीनिंगफुल वेरिएबल नेम हम लोगों ने यूज करना है, इसी की हैबिट डालनी है, बिकॉज आपके कैम्ब्रिज में बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक प्रॉम्प्ट मैसेज की, और एक वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। आप जो भी आप उसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, जो वेरिएबल्स यूज करोगे, उनका नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आप सरकम लिख सकते हो इसको, सिर्फ सी नहीं लिख सकते, तो कुछ ना कुछ नाम ऐसा होना चाहिए जो पढ़ते ही आइडिया हो जाए कि वेरिएबल किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। तो हमने यूजर से वैल्यू ले ली, पाई की वैल्यू साइन कर दी, एरिया कैलकुलेट कर लिया, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोगों ने इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले प्रिंट अगेन प्रॉम्प्ट मैसेज इज इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू और उसके बाद एरिया का सिंबल, देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और उसके बाद ये प्रॉम्प्ट मैसेज है, उसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जो एक बार यूज किया वही आगे थ्रू आउट यूज करना है, अगर सर्कमफ्रेंस यूज किया तो सर्कमफ्रेंस ही आगे चलेगा पूरा। So that's how ये सूडो कोड वर्क्स। ये बेसिकली आपके ही पूरी एग्जांपल है ना। एग्जाम में एनालिसिस वाला पार्ट आपने पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना होता, लिखना नहीं होता, आप इसको रफ में करते हो, लेकिन इसके बगैर आपका सूडो कोड बनता नहीं है। ये सिंपल सा आपका सूडो कोड था, कुछ लोग इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, लेकिन ये है कि एनालिसिस की हैबिट इसलिए डालते हैं हम स्टूडेंट्स को, मैं रिकमेंड करता हूं कि एनालिसिस करें, बिकॉज जब जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी तो आपके लिए सूडो कोड लिखना मुश्किल होता जाएगा। आप एनालिसिस करोगे तो आपका सूडो कोड लिखना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इससे पिछली एग्जांपल में हम लोगों ने बेसिक इनपुट सिस्टम मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, हमने रिजल्ट डिस्प्ले किया। अब एग्जांपल जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे थोड़ी सी एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे ताकि आपकी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस होती जाए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज राइट अ सूडो कोड टू इनपुट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कैलकुलेट 10% डिस्काउंट, डिस्प्ले द डिस्काउंट एंड सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगेन ये सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की एग्जांपल है, और इसमें अगेन आप एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें आपने करना क्या क्या है। इनपुट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, देन यू हैव टू कैलकुलेट 10% डिस्काउंट। आपने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट लेनी है, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने उसको डिस्प्ले करना है। जो डिस्काउंट होगा आप उसको डिस्प्ले करोगे, और आखिर में जब आप टोटल कॉस्ट में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास जो सेल प्राइस आएगी उसकी प्रोडक्ट की, वो आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन जो आपने 4 स्टेप्स इसमें करने हैं। अब आप इसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस में अगेन जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले आप आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट क्या है, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है। आउटपुट रिक्वायर्ड, इसमें हमारे पास जो नेट प्राइस है, जो सेल प्राइस है प्रोडक्ट की, वो है, और एक डिस्काउंट है, क्योंकि दोनों चीजें हमने इसमें डिस्प्ले करनी है। उसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट इसमें देखेंगे कैलकुलेशंस कौन कौन से रिक्वायर्ड है, फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होंगे। नाउ कैलकुलेशन जो हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड है डिस्काउंट की, वो डिस्काउंट रेट को आपने मल्टीप्लाई करना होता है नेट प्राइस से, तो फिर आपका डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाता है। और सेल प्राइस के लिए आपने बेसिकली नेट प्राइस में से माइनस करना है डिस्काउंट को। तो वैल्यूज नोन कौन कौन सी है। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, इसमें जो वैल्यूज यूज हो रही हैं, इसमें से जो वैल्यूज नोन है वो है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट हमारे पास 0.10 है, ठीक है। डिस्काउंट रेट से हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा, और नेट प्राइस हमारे पास अब अननोन है।
ठीक है। नेट प्राइस हमारे पास अननोन है तो वो हम यूजर से लेंगे, दैट इज बेसिकली द वैल्यूज रिक्वायर्ड। तो ये जब 3-4 स्टेप्स आप इसमें कर लेते हैं तो उसके बाद हम सूडो कोड लिखने पे आते हैं, बिकॉज अब हमें पता है कि हमारे पास वैल्यू नोन कौन सी है, यूजर से कौन सी वैल्यू लेनी है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है और रिजल्ट का कौन सा डिस्प्ले करना है। तो अब हम सूडो कोड देखेंगे। अगेन सबसे पहले डिस्काउंट रेट, डी रेट मैंने वेरिएबल यूज किया है और आप इसको डिस्काउंट रेट पूरा भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए लेकिन वो ज्यादा लेंथी भी ना करें क्योंकि वो लिखते हुए फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पेपर में। इनपुट इंटर नेट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यूजर से हम उसमें वैल्यू लेंगे। एन प्राइस मैंने वेरिएबल यूज किया है जो कि नेट प्राइस के लिए है, ये वो प्रोडक्ट है जो एक्चुअल प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की। उसके बाद आप पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू डी रेट इंटू नेट प्राइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10% डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। और उसके बाद हमने सेल प्राइस, एस प्राइस मैंने वेरिएबल यूज किया है सेल प्राइस के लिए, उसमें से आप नेट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास आपकी सेल प्राइस आ जाएगी। उसके बाद आपने उसको डिस्प्ले करना है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज होती है, डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट मैसेज है और डिस्काउंट आपका वेरिएबल है। और उसके बाद सेल प्राइस को हम डिस्प्ले करेंगे सिमिलरली। Okay, next example, again using mathematical operators and assignment statement. एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखेंगे, write a pseudocode to calculate and display salary of an employee using the formula net pay is equal to basic pay plus home allowance minus tax। तो ये फॉर्मूला आपको गिवन है, होम अलाउंस इज 20% ऑफ बेसिक पे, या आपको रेट इसमें गिवन है 20%, जो बेसिक पे होगी उसका 20% जो होगा उतना होम अलाउंस उस एम्प्लॉय को मिलेगा। टैक्स जो डिडक्शन होगी उसमें वो भी आपको गिवन है, जो आपकी बेसिक पे और होम अलाउंस को ऐड करने से जो वैल्यू आएगी उसका जब हम 10% लेंगे तो वो उतना टैक्स आएगा जो कि उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। इसमें से आपने इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करनी है पेपर में, और जैसे पहले हमने एग्जांपल्स में देखा था उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालिसिस में सबसे पहले जैसे हम देखते हैं आउटपुट रिक्वायर्ड कौन सा, तो आउटपुट रिक्वायर्ड अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें तो आउटपुट रिक्वायर्ड इसमें एक ही है, विच इज नेट पे ऑफ एन एम्प्लॉय। तो नेट पे आपका आउटपुट रिक्वायर्ड आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे या कौन कौन सी कैलकुलेशंस हमारी इसमें इन्वॉल्व। पहली कैलकुलेशन हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वही होगा इसमें, नेट पे इज इक्वल टू बेसिक पे प्लस होम अलाउंस माइनस टैक्स। उसके बाद अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो होम अलाउंस का मेथड भी उसने इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, तो हमें होम अलाउंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। होम अलाउंस इज इक्वल टू एच ए रेट, जो कि 20% होम अलाउंस रेट 20% गिवन है आपको, उसको बेसिक पे से मल्टीप्लाई करेंगे होम अलाउंस आ जाएगा। और तीसरी जो कैलकुलेशन है वो है टैक्स की, जो डिडक्शन होनी है 10% ऑफ बेसिक पे प्लस होम अलाउंस। इसमें बेसिक पे और प्लस होम अलाउंस को ब्रैकेट्स में लिखना जरूरी है, अदरवाइज वो डी मैथ्स रूल फॉलो करेगा, पहले मल्टीप्लीकेशन कर देगा और उसके बाद एडिशन होगी, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है आपने इसमें। वैल्यूज नोन, अब इसमें से वैल्यूज नोन कौन कौन सी हैं, जितने भी ऊपर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उसमें जो वेरिएबल्स जो वैल्यूज यूज हो रही हैं उसमें से नोन वैल्यूज हमारे पास टैक्स रेट है विच इज 10% जो कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है, और होम अलाउंस रेट विच इज 20% जो कि आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। वैल्यूज नोन फाइंड आउट करने के बाद में देखेंगे हमारी वैल्यू रिक्वायर्ड कौन सी है। ऊपर जो फॉर्मूलाज है इसमें से हमारे पास टैक्स रेट एच ए रेट गिवन है, बेसिक पे हमारे पास वैल्यू जो है वो हमारे पास अननोन है, तो दिस इज बेसिकली द वैल्यू रिक्वायर्ड बेसिक पे। तो ये वाली वैल्यू हम यूजर से लेंगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट स्टेटमेंट। एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम आएंगे इसके सूडो कोड के ऊपर। तो सूडो कोड में जो वैल्यूज हमें गिवन होती हैं पहले हम उनको असाइन करते हैं। टी रेट मैंने वेरिएबल यूज किया है टैक्स रेट के लिए विच इज इक्वल टू 0.10, आप इसको 10/100 लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। एच ए रेट इज इक्वल टू 0.20, अगेन आप इसको 20/100 लिख सकते हैं या 0.2 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज तो हमें नोन थी, हमने असाइन कर दी। जो वैल्यू अब रिक्वायर्ड है वो हम यूजर से लेंगे।
इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं यूजर से वैल्यू लेने के लिए। इंटर योर बेसिक पे इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रॉम्प्ट मैसेज है, और बी पे मैंने वेरिएबल यूज किया है बेसिक पे के लिए। तो ये हम यूजर से वैल्यू ले ली। अब हमारे पास नॉन वैल्यूज, रिक्वायर्ड वैल्यूज हमारी सारी हमारी कंप्लीट होगी। अब हम लोगों ने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो पहली कैलकुलेशन, अब इसमें सीक्वेंस का ध्यान रखना, यहाँ पे मैं नेट पे डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास बेसिक पे है, होम अलाउंस नहीं है, ना टैक्स की वैल्यू है। तो पहले मैं होम अलाउंस कैलकुलेट करूंगा। एच अलाउंस मैंने वेरिएबल यूज किया है होम अलाउंस के लिए, विच इज इक्वल टू एच ए रेट स्टैटिक बेसिक पे। एच ए रेट की वैल्यू 0.20 ऊपर हमने असाइन की है, बी पे वो वैल्यू है जो यूजर ने इंटर की है। तो उन दोनों को वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो होम अलाउंस आ जाएगा। उसके बाद आएंगे हम टैक्स के ऊपर। टैक्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू टैक्स रेट, टी रेट मैंने वेरिएबल यूज किया था ऊपर, 0.10 इसकी वैल्यू है। बी पे जो कि बेसिक पे है, जो कि यूजर की ने वैल्यू एंटर की है, प्लस एच अलाउंस जो कि स्टेप 4 पे हमने कैलकुलेट किया। तो ये सारी वैल्यूज जब फॉर्मूला में पुट इन होंगी तो टैक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। स्टेप 6 पे नेट पे अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिक पे भी आ गई, होम अलाउंस भी आ गया, टैक्स भी आ गया, तो हम नेट पे कैलकुलेट करेंगे। एन पे मैंने वेरिएबल यूज किया है नेट पे के लिए, और उसमें वैल्यूज पुट की। वेरिएबल्स का ख्याल रखिएगा, वेरिएबल्स जो आपने एक बार यूज किए वही थ्रू आउट चलने हैं। नेट पे कैलकुलेट करने के बाद आपने इसको डिस्प्ले कर देना है। नेट पे ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट मैसेज है, और एन पे हमारा वेरिएबल है। तो ये आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, नेट पे ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू वट एवर 15,000 20,000 जितनी भी आपकी नेट पे है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये हमारे सूडो कोड थे। आज के लेसन में हम लोगों ने ये देखे कि सूडो कोड को क्रिएट कैसे किया जाता है। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया है, ताकि जिसको सूडो कोड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसको भी चीजें क्लियर हो जाए। और इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम कंडीशन स्टेटमेंट से देखेंगे, उसके बाद हम लूप्स देखेंगे, और उसके बाद हम एडवांस लेवल के सूडो कोड भी इसमें देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में जब अपलोड करूंगा तो उसमें आपको सूडो कोड की फर्दर एग्जांपल्स का भी आइडिया हो जाएगा। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। इन केस ऑफ एनी क्यूरी आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप उसमें अगर आपको और एग्जांपल इस तरह की चाहिए, या कोई टॉपिक इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।